सोनपुर गांव में रहने वाली बूढ़ी औरत जिसका नाम कौशल्या था। कौशल्या अकेले ही अपना जीवन बिता रही थी। उसका कोई परिवार ना था। असल में बात यह थी कि वर्षों पहले एक नाव में नदी पार करते हुए बूढ़ी कौशल्या का पूरा परिवार डूबकर मर गया था। तब से कौशल्या अकेले ही जीवन बिता रही थी। वह अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती। गांव के लोग दया करके उसे कुछ खाने को दे देते तो वो खा लेती। इस तरह से उसका जीवन गुजर रहा था। एक समय की बात है, पूरे इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई। आसपास के गांव में भी पानी भर गया था। 3-4 दिन बाद जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो बूढ़ी कौशल्या अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था जो शायद बाढ़ के पानी में बहकर आया था। कौशल्या ने दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया और उसे अपने झोंपड़े के अंदर ले गई। बच्चा जीवित था। कौशल्या ने उसके दूध की व्यवस्था की। अब वो बच्चा कौशल्या के पास ही रहने लगा। बूढ़ी कौशल्या उसकी देखभाल करती, मानो उसे जीने का नया सहारा मिल गया हो। अब तो कौशल्या ने गांव के लोगों के खेतों में काम करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने बच्चे का अच्छी तरह पालन पोषण करना चाहती थी। समय बीतता गया। बूढ़ी कौशल्या ने उसका नाम परमू रखा। परमू कौशल्या को दादी कहकर बुलाता था। गांव के लोग भी दोनों का प्रेम देखकर बहुत ही खुश थे। समय बीतने के साथ साथ कौशल्या की आंखों की रोशनी भी कम होने लगी थी, तो परमू अपनी दादी का हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे परमू अब बड़ा होने लगा। वह भी अब गांव के लोगों के खेतों में काम करने लगा। अब वो 14-15 साल का एक लड़का बन चुका था, परंतु फिर भी अपनी दादी की नज़रों में वो बच्चा ही था। परमू भी अपनी दादी की हर बात मानता। वह अपनी दादी को हमेशा खुश रखना चाहता था। एक दिन परमू घर आया तो उसने देखा कि 2 अनजान आदमी वहां पर पहले से ही थे। दादी ने कहा, आओ परमू, अपने चाचा से मिलो। ये दोनों तुम्हारे ही गांव से आए हैं। परमू ने दोनों का अभिवादन किया। फिर सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। परमू ने गौर किया कि वो दोनों आदमी अक्सर आपस में कानाफूसी करते रहते थे। वो दोनों परमू और उसकी दादी के यहाँ पर एक दिन ठहरे। दूसरे दिन सुबह उन दोनों ने परमू की दादी से कहा, यदि आप अनुमति दें तो हम परमू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गांव के रिश्तेदारों से भी यह मिल लेगा। उसे 2 दिन के बाद हम भेज देंगे। परमू अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी दादी ने हाँ कह दिया तो परमू को उन दोनों के साथ जाना ही पड़ा। परमू और वो दोनों आदमी दादी से विदा लेकर अपने सफर के लिए निकल पड़े। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि दोनों आदमियों ने परमू को संदूर और एक टोकरा ढोने के लिए पकड़ा दिया। एक आदमी ने उसके सिर पर टोकरा लाद दिया तो दूसरे ने उसके हाथ में संदूक थमा दिया। परमू को टोकरे और संदूक का वजन बहुत ही भारी लग रहा था। वह किसी प्रकार धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलता रहा। भाग्य से वे एक गांव में पहुंचे और वहां पर जाकर रुक गए। परमू ने पूछा, क्या इसी गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं? तब परमू ने देखा वो दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अब परमू का संदेह पक्का हो गया। इन दोनों ने अपने को मेरे पिता का भाई बताकर मुझे और दादी के साथ चालबाजी की है। उन दोनों ने जवाब दिया, नहीं, वह कोई दूसरा गांव है। तुम यहीं पर ठहरो और इस टोकरे का ध्यान रखना। हम लोग बाजार से अभी आते हैं। उनमें से एक आदमी ने संदूक उठाते हुए कहा, टोकरे को खोलना नहीं, हम लोगों ने एक खास तरह का सांप पकड़ा है और इसे हम लोग अपने गांव ले जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। परमू बहुत देर तक उनका इंतजार करता रहा, लेकिन उनका कहीं पता न चला। अब तो परमू को भूख भी लगने लगी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि शायद उसके चाचा लोग अब नहीं आएंगे। तब वह अपने घर वापस कैसे जाएगा? उसने टोकरे को खोल के देखने का फैसला किया, पर वहां पर उसे कोई सांप ना दिखाई पड़ा। लेकिन टोकरे के ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा रखा हुआ था। क्या सांप इस कपड़े के नीचे है? उसने टोकरे को ठोकर मार कर देखा, लेकिन कोई सांप ना निकला। उसने सावधानी से कपड़े को हटा दिया। अरे,
इसमें तो तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भरे पड़े थे। परमू ने राहत की सांस ली। अब वह अपनी भूख मिटा सकता था, और अगर उसके चाचा पूछेंगे तो कह दूंगा मैं कब तक भूखा रह सकता था। उन्होंने मुझे झूठ क्यों कहा कि इस टोकरे में सांप है। पकवान और कुछ मिठाइयाँ खाकर वह तृप्त हो गया। अब उसने टोकरे को ठीक वैसे ही रख दिया जैसे वो पहले था। काफी समय बीतने के बाद अब परमू ने घर जाने का निश्चय किया, इस आशा के साथ कि किसी प्रकार वह अपने गांव पहुंच ही जाएगा। वह चल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। वह नदी के किनारे किनारे चलने लगा। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। तभी विपरीत दिशा से आकर दो आदमी उसके सामने खड़े हो गए। वे अंगरक्षक या सैनिकों जैसे दिखाई पड़ते थे। उन्होंने परमू को देखकर पूछा, तुम कौन हो लड़के? तब परमू ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं धर्मापुरी गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने चाचा के साथ जा रहा था कि वे मुझे छोड़कर कुछ काम करने चले गए। मैं बहुत समय तक उनका इंतजार करता रहा। फिर मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ा। हम लोग राजा के सैनिक हैं और दो चोरों की तलाश करने जा रहे हैं। वो शाही खजाने से रतन चुराकर भाग गए हैं। क्या तुमने दो आदमियों को देखा है? परमू ने कहा, मेरे चाचा लोगों के अलावा ये कोई और नहीं हो सकता। जब आप दो आदमियों और राजा के रत्नों के बारे में बता रहे हैं तो मेरा संदेह पक्का हो गया है। इसके बाद परमू ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि वे दोनों चोर हमारे पिता के भाई बनकर मेरे घर पर आए थे और धोखेबाजी की। परमू ने उन सैनिकों को संदूक और टोकरे के बारे में भी बताया। तब एक सैनिक ने कहा, ये वे लोग हो सकते हैं जिन्हें हम तलाश कर रहे हैं। क्या तुम हमें उस स्थान पर ले चलोगे जहां वे तुम्हें छोड़कर चले आए थे? हो सकता है वो वापस आ गए हों और तुम्हारा इंतजार कर रहे हों। तुम घबराओ मत, हम लोग तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देंगे। परमू सैनिकों को मार्ग दिखाता हुआ उन्हें उस स्थान पर लेकर चल पड़ा। वहां पर दो व्यक्ति खाना खा रहे थे। सैनिक ने बालक से कहा, तुम उनके पास पहले जाओ। जब तुम तीनों बात कर रहे होगे तब हम लोग पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेंगे। यदि वे लोग चोर ना हुए तो हम उन्हें छोड़ देंगे, अन्यथा अपने साथ राजा के पास ले जाएंगे। परमू उन दोनों की बात समझ गया और वो उन दोनों की तरफ जाने लगा। उनमें से एक चिल्लाया, देखो वह शैतान छोकरा आ रहा है। दूसरे ने भी गुस्से में कहा, कहाँ थे तुम अब तक? चाचा, मैं तो बहुत समय तक आपका इंतजार करता रहा, फिर आपको खोजने के लिए चल पड़ा और मुझे भूख भी लग रही थी। तुमने टोकरा क्यों खोला? मैं सांप को देखना चाहता था, परंतु वहां पर तो कोई सांप नहीं था, बल्कि तरह तरह के पकवान थे। आपने जो कहा था वह तो एकदम झूठ निकला। परमू ने बड़े ही निडर भाव से ये बात कही। तभी उनमें से एक चाचा ने परमू का हाथ पकड़ लिया और उसे पीटने ही वाला था। परमू ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। तभी दोनों सैनिक वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने दोनों चोरों को काबू कर लिया। एक सैनिक बोला, तो तुम लोगों ने ही राजा के खजाने में से रतन चोरी किए हैं, कहाँ छिपाया है उन्हें? सैनिकों के क्रोध को देखकर दोनों ठगों को महसूस हुआ कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। हम लोगों ने वो रतन एक व्यापारी को बेच दिए हैं। एक सैनिक ने दोनों आदमियों में से एक को लिया और उस व्यापारी के पास पहुंच गया। वहां से उसने वो रतन वापस ले लिया। फिर दोनों सैनिक परमू और उन दोनों आदमियों को लेकर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने चोरों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया और परमू को चोरों को पकड़ने में मदद करने के लिए उसकी बहुत ही प्रशंसा की। राजा ने ढेर सारी अशर्फियां इनाम के रूप में परमू को दी और सकुशल उसको उसके गांव में पहुंचा दिया गया। घर पहुंचकर परमू ने अपनी दादी को अपनी सारी आप बीती बताई। दादी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, परमू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बहादुर हो और दो चोरों को निपटा भी आए हो। मुझे बड़ा ही दुख है कि मैंने उन चालबाजों की बातों में आकर तुम्हें उनके साथ भेज दिया था। कोई बात नहीं दादी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और वो दोनों चालबाज चाचा भी अब कारागार में हैं।
इसके बाद राजा से मिले हुए इनाम की अशर्फियों से परमू ने एक व्यवसाय शुरू कर लिया। अब परमू और उसकी दादी के दिन बहुत ही अच्छे कटने लगे। कुछ वर्षों के बाद जब परमू विवाह योग्य हो गया तो उसकी दादी ने गांव की ही एक बड़ी ही सुंदर लड़की से परमू का विवाह करवा दिया। अब परमू, उसकी दादी और उसकी पत्नी, पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगा। काठगढ़ राज्य में रहने वाला धीरू एक खेतीहर मजदूर था। दूसरे के खेतों में काम करके वो अपना पेट पालता। धीरू के परिवार में उसकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। गरीब धीरू के दिन बड़ी ही मुश्किल से कट रहे थे। वो अक्सर सोचा करता कि अगर उसके पास भी कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता तो वो भी अपनी खुद की मेहनत से अपनी कमाई कर सकता था। यूं गुलामों की तरह दूसरों के खेतों में उसे मजदूरी ना करनी पड़ती। परंतु सच तो ये था कि धीरू दूसरों के खेतों में ही काम करके गुजारा करता था। एक दिन गांव में एक मुनादी करने वाला आया। वो मुनादी करने वाला काठगढ़ के राजा ने भेजा था। मुनादी करने वाला चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, सुनो सुनो सभी गांव वाले, राजा का ऐलान है कि जो भी आदमी राजा को कहानी सुनाकर सुला देगा उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। असल में बात यह थी कि राजा को नींद ना आने की बीमारी हो गई थी। उसने कई हकीमों से इलाज करवाया, तेल मालिश और ना जाने क्या क्या उपाय किए, लेकिन कोई भी फायदा ना हुआ। तब किसी ने राजा को सलाह दी कि कोई उन्हें कहानी सुनाए तो कहानी सुनते सुनते उन्हें नींद आ जाएगी। ये सुनकर राजा ने मुनादी करवा दी कि जो भी उन्हें कहानी सुनाकर सुला देगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। मुनादी की ये बात धीरू के कानों तक भी पहुंच गई और बाकी गांव वालों तक भी। इनाम पाने के लालच में कई लोग दूर दूर से आए और राजा को कहानी सुनाने लगे। किसी ने 8 कहानियां सुनाई, किसी ने 10 सुनाई, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। धीरू ने सोचा क्यों ना वो भी कोशिश करके देख ले, लेकिन उसे कोई कहानी आती ही कहाँ थी। धीरू अपनी माँ के पास गया और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद माँ ने धीरू को एक कहानी सुनाई और कहा कि ठीक यही कहानी राजा को भी सुना देना और बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। धीरू सीधा पहुंच गया राजा के महल में और बोला, मैं आज रात आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आपको नींद आ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको कहानी सुनते सुनते हूँ हूँ कहकर हुंकारा भरना होगा। राजा ने इस बात के लिए सहमति दे दी। धीरू ने रात को कहानी सुनाना शुरू कर दिया। वो बोला, जब मेरे बाप के बाप के बाप जिंदा थे तब मेरे बाप के बाप के बाप जंगल घूमने के लिए गए। उस जंगल में 1000 वृक्ष थे। हर एक पेड़ पर 100 पिंजरे लटक रहे थे। एक एक पिंजरे में 10 पक्षी थे। राजा हुंकारे करता हुआ हूं हूं करता रहा। फिर क्या हुआ? धीरू ने कहा, मेरे बाप के बाप ने सोचा कि क्यों ना इन पक्षियों को आजाद करके कुछ पुण्य कमा लिया जाए। तब उन्होंने एक पिंजरा खोला और एक पक्षी को उड़ा दिया, फुर्र। फिर दूसरा पक्षी उड़ा दिया, फुर्र। फिर तीसरा पक्षी उड़ा दिया, फुर्र। धीरू ऐसे ही पक्षी और पिंजरे गिनता जा रहा था। कहानी सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। जब सुबह राजा जाग गया तो धीरू अभी भी कहानी सुना ही रहा था। राजा ने हैरानी से पूछा, अभी तक कहानी पूरी नहीं हुई? तब धीरू बोला, हजूर अभी तो 500 पिंजरे बाकी हैं। धीरू की चतुराई देखकर राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा और धीरू को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए गए। अब इस धन से धीरू ने अपने लिए एक बड़ा सा खेत का टुकड़ा खरीद लिया, जिस पर वह खुद मेहनत करता और आराम से अपने दिन गुजारने लगा।